स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंसान के ग्रीडी नेचर ने जो ओवर यूज किया है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसने जितना नुकसान हमारी इस धरती माँ को, अर्थ को पहुंचाया है, उतना शायद ही किसी चीज ने पहुंचाया होगा। हमारी अर्थ ने हमें क्या कुछ रिसोर्सेज नहीं दिए, मिनरल, पेट्रोल, एग्रीकल्चर, फूड, खाना, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। वो कहते हैं ना कि हम किस चीज के लिए कमाते हैं? खाने के लिए कमाते हैं, सरवाइव करने के लिए कमाते हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर फूड ही नहीं होगा तो शायद कल को ये ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसी ग्रीड के चक्कर में हमने हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ाया, ना जाने हमने कितने केमिकल्स, पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ करना शुरू किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और इन सब की वजह से क्या हुआ? और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ये केमिकल यूज़ ही एक लौता रिस्पॉन्सिबल रीजन है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए। हमारी इंडस्ट्रीज़, पॉल्यूशन, फैक्ट्री, हमने हर एक रिसोर्स को बर्बाद कर दिया, चाहे वो मेरे वाटर रिसोर्सेज हो, सॉइल रिसोर्स हो, चाहे मेरा एग्रीकल्चर रिसोर्स। हमने हर चीज़ को पॉल्यूट किया, हर चीज़ को बर्बाद किया। बदले में हमें नेचर से क्या मिला? क्लाइमेट चेंज। और आज हम उस क्लाइमेट चेंज को ही लेकर के बैठे हैं, रो रहे हैं, उसके मेजर्स फाउंड कर रहे हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। और धीरे धीरे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे रेनफॉल पैटर्न में बदलाव हो रहा है, हमारे जो समर सीजन्स हैं उनके अंदर चेंज हो रहा है, विंटर सीजन में चेंज हो रहा है। और हर एक कंट्री, यूरोप में तो आप देख ही रहे होंगे कि हीट वेव की वजह से क्या हालत हो रही है। हर एक कंट्री आज हीट वेव से परेशान है। जहां पर टेम्परेचर कभी 20-22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता था, आज वहां 40-45 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। और ये हीट वेव सिर्फ एक लोगों को ही नहीं नुकसान पहुंचा रही है, ये हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही है। और इस हीट वेव से या क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर अगर प्रभावित होता है तो वो है मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक लौती ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस पर सीधा असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। चाहे वो आपका चेंज रेनफॉल पैटर्न हो, चाहे वो इंक्रीज टेम्परेचर हो, चाहे डिक्रीज टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी, मतलब थोड़ा सा भी क्लाइमेट में बदलाव हुआ कि आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इसकी चपेट में आ जाता है। और इसी की वजह से आज हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में। तो इसी को आज हम समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है और हम इससे बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। @monica_yadav_agriculture। यहाँ आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर, लेटेस्ट अपडेट्स, रिवीजन नोट सब कुछ मिल जाएगा। ये PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से ये ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर सेल चल रही है जहां पर आपको 10,000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे सभी के सभी ऑप्शनल कोर्सेज पर। अगर आप अभी हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते तो 19 तारीख से हमारा नया बैच जो है वो शुरू होने वाला है। MyLive MYLIV कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोर्स पर मिल जाएगा। देर मत कीजिए, क्योंकि अभी ऑप्शनल की तैयारी शुरू करने के लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल और प्रोबेबल टाइम है, और वेस्ट टाइम आपको नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। अब हम बात करते हैं इस हीट की। तो रिसेंटली FAO और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि एक्सट्रीम हीट इमर्जिंग एज अ मेजर थ्रेट टू ग्लोबल फूड सिस्टम। जो हमारा ग्लोबल फूड सिस्टम है उसके लिए जो हीट है वो एक थ्रेट है, और कल को हमें हमारी फूड सिक्योरिटी को इससे खतरा हो सकता है। और सिर्फ ये हीट ही नहीं इम्पैक्ट करेगी, ये हीट जो है ये रिस्क मल्टीप्लायर है, जो कि हम समझेंगे कैसे।
तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक्सट्रीम हीट जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट पड़ने वाली है, बहुत एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है ये हमारे ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ अब मैं इसके रिपोर्ट का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर, जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है, ये मेजर क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। कोई भी कंट्री आप देखिए वहाँ पर वीट, राइस, मेज जो है मेजर क्रॉप है, किसी के अंदर आपका लाइव स्टॉक है, फिशरी है। तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री सेल्सियस मेरा जो टेम्परेचर पहुँच गया है आज, ये मेरे हर एक फूड सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा घट चुका है, यील्ड बहुत कम हो गई है। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया और कहा गया कि सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जो इसकी वजह से खतरे में है, ग्लोबली सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो इसकी वजह से खतरे में। और इन फ्यूचर ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है एंड इट विल बी अ थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी। और जो मेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पुअर कंट्री है, उनके अंदर फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू यहाँ होने वाला है। तो इस रिपोर्ट में फर्दर मैं कुछ डाटा आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए मेज का प्रोडक्शन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने की वजह से ऑलरेडी मतलब अभी तक 7.5% ग्लोबली डिक्लाइन हो चुका है। वीट का 6% और सोयाबीन का 6.8% यील्ड जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है इन फ्यूचर अगर ये इसी तरीके की कंडीशन रही तो मेज और वीट जो है इनके प्रोडक्शन में 10% की और कमी आ सकती है। 1992 से 2020 तक 2020 तक 88 मिलियन हेक्टेयर एडिशनल लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर लाई गई है अक्रॉस 110 कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अब हमने और ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर के अंदर हम लेकर आए, जिसकी वजह से एडिशनल 21.8 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है इन कंट्रीज के अंदर और 18.9% ऑफ टोटल लैंड यूज एमिशन। मतलब हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हुआ, हम और लैंड को लेकर आए कि हम और ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हुआ। और CO2 एज यू ऑल नो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से टेम्परेचर और राइज हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हम एक रिस्क मल्टीप्लायर की बात करते हैं कि ये जो राइज इन टेम्परेचर है ये अकेला सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये मल्टीपल फैक्टर्स को अपने साथ लेके आ रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो बारिश आपकी कम होगी, बारिश कम होगी, वाटर स्केर्सिटी होगी। और दूसरी बात यह है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपका और बारिश हो नहीं रही है तो सॉइल में से और प्लांट में से एवो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। अब ये एवो ट्रांसपिरेशन रेट होता क्या है, देखो मिट्टी में से पानी भाप बन के उड़ता है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। ऊपर से प्लांट जो है जितना भी एक्सेस वाटर उसने सॉइल में से एब्जॉर्ब किया है वो 95% तक पानी जो है इवेपोरेट कर देता है, लॉस कर देता है अपनी बॉडी से, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ये इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ये सॉइल में से पानी को खत्म कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन रेट, एवो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, एवो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, बारिश मेरी हो नहीं रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो सूखा ड्रॉट पड़ेगी, मेरे जो क्रॉप्स हैं उनको सफिशिएंट पानी नहीं मिलेगा। अब सिर्फ ये तो बात हुई क्रॉप्स की, अब इसके साथ साथ क्या होगा, जो मेरे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज हैं वो सब सूख जाएंगी उनके अंदर भी पानी नहीं रहेगा। सो इट विल इम्पैक्ट द लाइव स्टॉक एज वेल। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक को भी नुकसान पहुंचेगा, सिर्फ एक क्रॉप्स को ही नहीं। तो ये जो आपका हीट है ये एक चीज साथ नहीं लेके आता, ये बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आता है, ड्रॉट को, वाटर स्कैर्सिटी को, आपका पेस्ट एंड डिजीज। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसी डिजीज अटैक होती है जो आपका हाई टेम्परेचर में ब्रीड कर सकती है, जैसे लोकस्ट अटैक। टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका रिप्रोडक्शन रेट फास्टर हो जाता है और ये
ब्रीड बहुत रैपिडली करते हैं और इनका खाने का सिस्टम कहाँ है, कहाँ खाना खाएंगे, जो क्रॉप्स है वहाँ पर, उन पर फीड करेंगे तो सारी की सारी क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी। इसके साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है, बारिश नहीं होती है, तो फॉरेस्ट पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे, वहां की वाइल्ड लाइफ जो है उन पर नुकसान पहुंचेगा, उनकी भी लाइवलीहुड जाएगी। सो इट कम्स विद अ मल्टीपल इफेक्ट, नॉट जस्ट अ सिंगल इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये मेरी क्रॉप्स को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि हीट बढ़ रही है तो प्लांट जो है और ज़्यादा हीट ट्रैप करेंगे, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा। नहीं, हर एक चीज़ एक मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, एक ऑप्टिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ता है बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये घट जाता है। उसके साथ साथ आपका पॉलिनेशन, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है, अबॉर्शन हो जाता है पॉलन ग्रेन का, या फिर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है कि वो जो फीमेल फ्लावर है उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते, तो फ्लावरिंग ही नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर टेम्परेचर सही रहा, पॉलिनेशन भी हो गया, बट इस हाई टेम्परेचर की वजह से पुअर ग्रेन फिलिंग हो सकती है। मतलब देखो, एक ऑप्टिमम अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए ग्रेन फिलिंग के लिए, कि ग्रेन जो है दाने बन जाए और उनकी प्रॉपर राइपनिंग हो जाए और कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन अच्छे से हो जाए। बट जब टेम्परेचर अच्छे से नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं रहता है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, तो ग्रेन फिलिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। अगर एक जो, जैसे मैं गेहूं की बाल कहूंगी, उसके अंदर अगर मेरे 20 ग्रेन होने चाहिए तो वहाँ 8 से 10 ग्रेन ही बनते हैं, और ऊपर से उनका जो वेट है वो प्रॉपर वेट अटेन नहीं कर पाते हैं, शिवरिल्ड रह जाते हैं। इसके साथ साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवोट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, प्लांट के अंदर वाटर स्ट्रेस आएगा, बहुत सारे पेस्ट और डिजीज का अटैक होगा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब चीजें किसको इम्पैक्ट करेंगी, यील्ड और क्वालिटी। मतलब प्रोडक्शन भी घटेगा और साथ के साथ क्वालिटी भी घटेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोडक्शन घटने के बाद भी, नहीं, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जो मेजर क्रॉप अफेक्ट होंगी वो है आपकी वीट, मेज, सोयाबीन, ये सारी जो क्रॉप है, यहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा इनको इम्पैक्ट पहुँचने वाला है। और ये जो क्रॉप्स हैं मेजरली सभी कंट्रीज़ में आपकी स्टेपल क्रॉप्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है टू एक्सट्रीम हीट, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 40%, 45% वर्कफोर्स ऐसी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है। अब प्रोडक्शन और यील्ड घटेगी तो इन लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधा इम्पैक्ट होगी। और हमारी कंट्री में 52% एग्रीकल्चर या फिर 52% नेट सोन एरिया ऐसा है जो कि रेनफेड एग्रीकल्चर है। अब रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है कि जहां पर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से फुलफिल की जाती है। यहां पर आपका कोई आर्टिफिशियल इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है। तो अब हमारा मोर देन 50% एरिया जो है वो रेनफेड है। अब हीट वेव बढ़ रही है, बारिश हो नहीं रही है तो सूखा पड़ेगा। तो ये जो 52% एरिया है ये हाईली वल्नरेबल है। और हीट वेव जो है जनरली आपका ऐसे टाइम पर आती है जब या तो फ्लावरिंग का सीजन हो या फिर ग्रेन फिलिंग स्टेजेस, और ये दोनों ही मुझे प्रोडक्शन, एक अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेजेस मानी गई हैं। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेजेस पर इंपैक्ट पहुंचेगा, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। एवोट्रांसपिरेशन रेट बढ़ रहा है, मॉइस्चर डिप्लीशन हो रहा है, और सिर्फ क्रॉप्स को ही नहीं इंपैक्ट पहुंच रहा है, लाइव स्टॉक को भी इंपैक्ट पहुंच रहा है, फिशरीज को भी इंपैक्ट पहुंच रहा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी। मतलब ओवरऑल मेरे सारे के सारे फूड सिस्टम इस हीट वेव की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं तो क्रॉप्स पर कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस और क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो आपका जैसे फ्लावरिंग हो गया, पॉलिनेशन हो गया, राइस के अंदर ग्रेन फिलिंग हो गया, इन टाइम के ऊपर अगर हीट स्ट्रेस पड़ा जाए तो स्प्लिकलेट
स्टेरिलिटी आ जाती है, पुअर ग्रेन फिलिंग होती है, लोअर यील्ड होती है। वीट के अंदर ग्रेन फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है राइज इन टेम्परेचर की वजह से। मेज में टेस्लिंग एंड सिल्किंग, जो फ्लावरिंग होती है, मेल और फीमेल फ्लावर जो बनते हैं वो इंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। सिमिलरली विद द सोयाबीन, फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। ग्राउंडनट में भी फ्लावरिंग, ये आप टेबल देख लीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस लिखी हुई हैं और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ राइस एक बहुत ही वल्नरेबल क्रॉप है हमारी सीजन, क्योंकि एक खरीफ क्रॉप है और जो है इसकी सोइंग अभी होनी, और अल नीनो की वजह से इस बार बारिश बहुत कम हो रही है। बारिश भी कम है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, और अगर 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा पहुंच जाए तो इसकी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, स्प्लिकलेट स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर, और दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, रात का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें जो है प्लांट की एनर्जी को ग्रेन फिलिंग के अलावा दूसरी जगह डाइवर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपका वेट और यील्ड और क्वालिटी सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। राइस के बाद जो मेरी दूसरी क्रॉप है वो है वीट। हाईली वल्नरेबल है, रबी क्रॉप है। आज के टाइम में देखा गया है कि टेम्परेचर जो है शिफ्ट हो रहा है, हमारे जो विंटर सीजन है जितने लॉन्ग होने चाहिए थे नहीं हो रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो है फरवरी मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, और ये वो टाइम है जहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जहाँ ग्रेन फिलिंग अच्छे से हो सके वीट की। बट 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर राइज होता है वीट में, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की ग्रेन फिलिंग होती है, विच इज़ ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। अब क्वालिटी भी नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ से पहुँचता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी क्रॉप्स को कैसे नुकसान पहुँच रहा है, बट व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रिवेंट दिस हीट डैमेज। हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिकली हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम थोड़ा बहुत मेजर हम ले सकते हैं, लाइक हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, फार्मर को हम अवेयर कर सकते हैं इन वेराइटीज़ के थ्रू, और उनको ग्रो कराने के लिए उनका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करा सकते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी, जिन एरियाज़ के अंदर इरिगेशन नहीं है वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इनकी फैसिलिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। मल्चिंग को हम जो है अवेयर करा के फार्मर से करवा सकते हैं, ताकि सॉइल का मॉइस्चर जो है कंजर्व रहे। क्रॉप मैनेजमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, हम शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, सॉइल वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें शेड जो है वो मिल जाएगी मेरी क्रॉप्स को, और अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड एडवाइजरी सर्विसेज हम जारी कर सकते हैं। तो इन सब मेजर्स को अगर फॉलो किया जाए तो कुछ हद तक हम यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन जो है उसको हीट वेव की मार से बचा सकते हैं। और बाकी सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि हम और क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर फूड सिस्टम फ्रॉम दिस हीट वेव और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल टॉपिक है, ऑप्शनल एज वेल एज GS3। सो ये आपने करना ही करना है, एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।